अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। लास्ट अपने लेक्चर में आपको पता है कि हमने जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स है या टेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो किया था, लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर टॉपिक किया था। अब दोबारा जो है वो हम पलट रहे हैं, वापस आ रहे हैं अपने टेक्स्ट की तरफ और थर्ड स्टोरी जो है वो हम अपनी करने जा रहे हैं, डार्क देवर एंड गोल्डन आइड। ठीक है, सुनहरी आंखों वाले स्याह फाम। डार्क हम कहते हैं स्याह रंगत वाले लोग जो हैं, स्याह फाम लोग जो हैं उनको कहते हैं। तो डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, स्याह रंगत वाले या स्याह रंगत वाले और सुनहरी आंखों वाले, यूँ आप कर सकते हैं, या आप उसको फिर यूँ कर सकते हैं कि सुनहरी आंखों वाले स्याह फाम। ये ज़्यादा जो है वो खूबसूरत इसका तर्जुमा होगा। अगर हम इसकी बात करें ओवरऑल स्टोरी की, तो ये स्टोरी जो है, अगर आप स्टोरी के जॉनरा की बात करें, जॉनरा कहते हैं बेसिकली कैटेगरी, टाइप, क्लास। तो अपने जॉनरा के एतबार से जो है दिस स्टोरी इज अ साइंस फिक्शन। ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोरीज़ है जो आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। इसमें पहला जो है वो हमने क्या पढ़ा था, सस्पेंस थ्रिलर था जिसको बटन हमने कहा। सेकंड जो है वो हमने किया था क्लियरिंग इन द स्काई, एक इमोशनल ड्रामा था। और तीसरी जो है वो साइंस फिक्शन है। फिक्शन जो है ये हम कहते हैं इमेजिनरी स्टोरी। ठीक है, तो कोई ऐसी कहानी जिसका ताल्लुक हकीकत से ना हो, जिसका ताल्लुक इमेजिनेशन से हो। हम देवमालाई कहानियाँ सुनते हैं, जिन्हों भूतों की, परियों की कहानियाँ सुनते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, फिक्शन होती है। और साइंस फिक्शन क्या होगी, साइंस बेस्ड इमेजिनरी स्टोरी। तो ये बुनियादी तौर पर एक साइंस फिक्शन है कि जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ साइंस एक फिक्शन क्रिएट की गई है। और फिक्शन क्या है, इसकी जो सेटिंग है, जो इसका जहाँ पर ये सारी स्टोरी जो है वो प्ले होगी, या सारी स्टोरी जो है वो चलेगी, जो इसका एटमॉस्फेयर है दैट इज मार्स। कि पूरी की पूरी कहानी जो है ये मार्स पर जो है वो चलेगी। अगर हम इसके मेन कैरेक्टर्स की बात करें, मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो इस कहानी का एक ही बुनियादी तौर पर मेन कैरेक्टर है, एंड दैट इज बिटरिंग फैमिली। ठीक है, और इसी के गिर्द जो है ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो घूमती है। बिटरिंग फैमिली में कौन लोग हैं जी, एक तो हैरी बिटरिंग है, ये हीरो है आपकी स्टोरी का। और इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं जी, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़ जो है वो नहीं उसमें बताएंगी। सिर्फ ये है कि बड़ा ही, मैं इसकी क्वालिटीज़ इधर लिख रहा हूँ, केयरिंग है टुवर्ड्स फैमिली,
लव्स हिज होम, ये बेसिकली अमेरिकन फैमिली है, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं अमेरिकन हैं। अपने घर से, ज़मीन से जो है वो बहुत मोहब्बत करते हैं, और किसी हद तक जो है इसका जो एटीट्यूड है वो एक फाइटर का, एक हालात का मुकाबला करने वाले शख्स का एटीट्यूड है। इसके बाद जो मेन कैरेक्टर इसका दूसरा कैरेक्टर है दैट इज कोरा बिट्रिंग। ये हैरी की वाइफ है, और इस स्टोरी की जो हीरोइन है या लीड रोल, फीमेल लीड रोल जो है वो इस कहानी में जो है वो इसके। इसके बाद 3 इनके बच्चे हैं। लॉरा, डेविड, और इनके तीसरे बच्चे का नाम है जी डैन। और इन बिट्रिंग फैमिली के अलावा a handful of अमेरिकन जो हैं वो भी इनके साथ हैं। कुछ थोड़े और अमेरिकन पॉपुलेशन जो है उनके साथ गई हुई है। एक प्लेन में बैठ के ये कुछ लोग जो है वो कहाँ चले जाते हैं, वो ज़मीन से मरीख चले जाते हैं। क्यों जाते हैं ये अभी हम इसमें डिस्कस करें। अगर हम कहानी के प्लॉट की बात करें, बेसिक जो थीम है, तो हुआ क्या बेसिकली डिपिक्ट ये किया गया है कि देयर इज a deadly war on earth which may extend to atomic war। कि ज़मीन पर जो है एक जंग छिड़ गई है, एंड देयर इज़ अ डेंजर कि ये जंग क्या होगी, एक्सटेंड होते होते एटॉमिक वॉर तक कन्वर्ट हो जाएगी। Some Americans including Pickering family they basically escape to Mars। अब यही इसमें साइंस फिक्शन का पहलू है कि वी ऑल नो दैट देयर इज़ नो लाइफ ऑन मार्स, ठीक है। मार्स पर, मरीख पर जो है वो कोई ज़िंदगी नहीं है, लेकिन इस स्टोरी में जो है वो हमें दिखाया गया है कि मार्स पर जो है वो ना सिर्फ जाके रहते हैं बल्कि उनकी कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो भी हमें दिखाई गई हैं। तो वो जो है वो मार्स पर पहुंच चुके होते हैं। जब स्टोरी स्टार्ट होती है स्टार्ट ऑफ द स्टोरी क्या है जी,
कि वो जो रॉकेट है जिसमें वो बैठ कर गए हैं वो मरीख पहुंच चुका है। They come out and they come out and they start roaming around. वो बाहर आते हैं और मरीख की जो आबो हवा है उस पर जो है वो चलना फिरना जो है वो शुरू कर देते हैं और फिर उन्हें जो है किस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं, किस तरह के एरर्स जो है वो देखते हैं। ये बेसिकली जो है इस सारी की सारी जो स्टोरी है उसका टॉपिक है, किस तरह के हालात उन्हें फेस करने पड़ते हैं। अल्टीमेटली फिर वो वहीं रह जाते हैं, नहीं रह पाते, वापस ज़मीन की तरफ लौट आते हैं। ठीक है, ये उन्हें कोई बचाने जाता है ज़मीन से, कोई मिशन जो है उनको बचाने के लिए जाता है या नहीं जाता। ये सारी की सारी जो बात है, ये सारी की सारी जो स्टोरी है, मिस्ट्री जो है वो इस पूरी की पूरी स्टोरी में जो है वो क्या होगी, अनफोल्ड होगी। सो हम स्टार्ट करते हैं बेटे, इसको एक बार जो है वो एक नज़र फिर देख लें। ये पूरे का पूरा इमेज जो है ये आपके सामने रहेगा, इसमें आपके मेन कैरेक्टर्स भी रहेंगे और आपके जो है स्टोरी के जो बेसिक प्लॉट है वो भी रहेगा। ठीक हो गया जी। अब हम अपनी जो है वो स्टोरी पर वापस जा रहे हैं। आप अब लोगों को अंदाज़ा हो गया हुआ है कि यही पैटर्न हमारा फॉलो हम करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं जी, अपने मानी हम लिखते हैं। ठीक है, अल्फाज तो नहीं हम उसको कहेंगे। सेंटर वन में सिनोनिम्स लिखते हैं और एंड पर हम क्या करते हैं, अपनी ग्रामर का काम करते हैं। नेक्स्ट देखें जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसलेशन बेटे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मीडो विंड्स। मीडो कहते हैं पास्चर, ग्रासलैंड। इससे पहले जो है आप उसमें पढ़ चुके क्लियरिंग इन द स्काई में भी। ठीक है, सब्ज़ाज़ार उर्दू में आप उसको कहते हैं। द रॉकेट मेटल कूल्ड द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मीडो विंड्स। कहते हैं कि सब्ज़ाज़ार की हवाओं में रॉकेट की धात ठंडी हो गई। इट्स लिड गेव अ बल्जिंग पॉप। लिड जो है लिड कहते हैं कवर।
ओके, टॉपिंग भी कह सकते हैं, कवर भी कह सकते हैं। इट्स लिड गेव अ बल्जिंग पॉप। बल्जिंग पॉप कहते हैं भक की आवाज़ के साथ खुलना, पॉप कहते हैं इमर्ज। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, पॉप इमर्ज, अचानक से। और इसे आप लिखेंगे भक की आवाज के साथ खुला। ठीक है, इसको जरा देख लीजिएगा। इट्स लिड गेव अ बल्जिंग पॉप, कहते कि इसका दरवाज़ा या गेट कवर, कहते कि इसका दरवाज़ा भाग की आवाज़ के साथ खुला। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर स्टेप्ड अ मैन, अ वुमन एंड 3 चिल्ड्रन। क्लॉक इंटीरियर जो है, इसको उर्दू में इंटीरियर कहते हैं, इनर साइड। क्लॉक इंटीरियर कहते हैं घड़ियाल नुमा अंदरूनी हिस्सा। ठीक है, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी मैं आपको चीज़ें लिखता भी जाऊँगा। घड़ियाल नुमा अंदरूनी हिस्सा। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, इसके घड़ियाल नुमा अंदरूनी हिस्से से स्टेप्ड अ मैन, अ वुमन एंड 3 चिल्ड्रन, एक मर्द, एक औरत और 3 बच्चे बाहर है। अब ये मर्द, औरत और 3 बच्चे कौन है? ये मर्द, औरत और 3 बच्चे हैरी विटरिंग, कॉरा विटरिंग और डैन, लॉरा और डेविड हैं। ये उनके 3 बच्चे जो थे। द अदर पैसेंजर्स विल्ड अवे अक्रॉस द मार्टियन मीडो। मार्टियन मीडो या मार्शियन मीडो भी आप इसको कह सकते हैं, ममरीख का सब्जाजार आप इसे कहेंगे। विल्ड अवे फैल जाना, दूर चले जाना, मूव्ड अवे आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, विल्ड अवे फैल जाना, चले जाना। अक्रॉस, उस पार। द अदर पैसेंजर्स, कहते कि दूसरे मुसाफिर विल्ड अवे अक्रॉस द मार्शियन मीडो, मरीख के सब्जाजार के उस पार घूमने के लिए चले गए। लिविंग द मैन अलोन अमंग हिज फैमिली, इस आदमी को अपने ख़ानदान के साथ तन्हा छोड़कर। कहते कि दूसरे मुसाफिर इस शख्स को अपने ख़ानदान के साथ तन्हा छोड़कर मरीख के सब्जाजार के उस पार चले गए। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, फ्लटर कहते हैं फड़फड़ाना, इसको जो है वो आप वेव कह सकते हैं। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, कहते कि उस शख्स ने महसूस किया कि उसके बाल फड़फड़ा रहे हैं। एंड द टिश्यूज़ ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट। टिश्यूज़ ऑफ हिज बॉडी, टिश्यूज़ कहते हैं रेशे, उर्दू में आप इसको कहते हैं एज इफ ही वाज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, जैसे कि वो वैक्यूम कहते हैं खला, स्पेस आप इसको कहते हैं। ठीक है, एज इफ ही वाज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द वैक्यूम, कहते हैं कि उस शख्स ने महसूस किया कि उसके बाल उड़ रहे हैं। एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट, और उसके जिस्म के रेशे ऐसे तन गए हैं। एज इफ ही वाज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, जैसे वो किसी खला के मरकज़ में खड़ा हो। अब आपको पता है कि खला में जो है आपका वेट उस तरह से, चूँकि ग्रेविटी नहीं होती, तो आपको अपनी बॉडी में जो है एक सर्टन तरह का खिंचाव जो है वो महसूस होता है। तो यहाँ भी वो वही बात कह रहे हैं कि उसने महसूस किया कि उसके बाल फड़फड़ा रहे हैं और उसके जिस्म के रेशे ऐसे तन गए हैं जैसे वो किसी खला के मरकज़ में खड़ा हो। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप देखें, उसने कहा
as if he were standing, ठीक है, and he was standing at the center of a vacuum. अब नॉर्मली जो इसमें समझने वाली चीज़ है, आप देखें कि ही के बाद नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज, बट यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है वर, ठीक है। उसकी वजह क्या है, एज दो, एज इफ, ठीक है, दो वर्ड ये, और वुड दैट और विश, दो वर्ड्स ये, ठीक है। ये दोनों शो करते हैं अनरियल सिचुएशन को, ठीक है। किसको शो करते हैं, अनरियल सिचुएशन को। जैसे मैं कहूं कि he cried as if he were mad, कि वो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे कि वो पागल हो। इसका मतलब क्या है कि वो पागल नहीं है, ठीक है, पागल नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं कि जैसे कि वो पागल है, ठीक है। तो एज इफ और एज दो, ठीक है, इस ये हम शो करते हैं अनरियल सिचुएशन के लिए ना। तो जहाँ भी अनरियल सिचुएशन आएगी तो इनके साथ हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे या हैड बीन यूज़ करेंगे। और ये दोनों जो हैं ये हम यूज़ करते हैं विश के लिए, ख्वाहिश के लिए, वुड दैट आई वर अ किंग, काश कि मैं बादशाह होता, ठीक है, हूँ नहीं बट ख्वाहिश है, ठीक है। तो ये विश के लिए, हम ख्वाहिश के लिए जो है या इसको यूँ कर लें, इसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल सिचुएशन, जिसका होना अब मुमकिन। तो इनके साथ भी क्या लगते हैं, वर लगेगा या हैड बीन लगेगा। चाहे ही शी इट ही है, लेकिन इसके बावजूद क्या लगेगा, वर लगेगा। इनमें वाज जो है वो कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसलिए उसने यहाँ पे यूज़ किया एज इफ ही वर स्टैंडिंग, ठीक है। एज इफ के बाद क्या आएगा, हमेशा वर आएगा। His wife before him seemed almost to will away in smoke. Will away कहते हैं जी दूर होना, तहलील होना। आप इसके लिए एक वर्ड बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, तहलील होना। Willed away in smoke, धुएं में तहलील होना, धुएं में गुम होना। कहते कि उसके सामने खड़ी उसकी बेगम ऐसे महसूस होता था जैसे धुएं में तहलील हो रही है। The children, small seeds, might be any instant be sown to all the Martian climes. Climes कहते हैं climate, क्लाइम कहते हैं जी क्लाइमेट को, एटमॉस्फेयर को। कहते हैं उसके बच्चे जो कि नन्हे मुन्ने बीजों की तरह थे, माइट बी स्वॉन एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंट कहते हैं मोमेंट, लम्हा। कहते हैं ऐसा महसूस होता था कि किसी भी लम्हे मरीख की आबो हवा में बोए जाएंगे, कि उसके नन्हे मुन्ने बीजों जैसे बच्चे
मरीख की आबो हवा में किसी भी लम्हे बोए जा सकते थे। द चिल्ड्रन लुक्ड अप एट हिम, बच्चों ने नज़रें उठाकर उसे देखा। एज पीपल लुक टू द सन टू टेल व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज़, जैसे कि लोग आसमान की तरफ जैसे कि लोग वक्त बताने के लिए सूरज की तरफ देखते हैं। हिज फेस वॉज कोल्ड, इसका चेहरा सर्द था। ठीक है, अब सर्द भी कर सकते हैं और यहाँ आप इसको बेरंग भी कर सकते हैं। ठीक है, कि उसका चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ठीक है, यहाँ पर कोल्ड का मतलब जो है, बार बार मैं आप बच्चों को पहले भी हम दोनों उसमें कर चुके लेसन्स में कि टेक्सचुअल सिनोनिम पे नहीं सिर्फ आपने जाना, आपने क्या करना है, कॉन्टेक्सचुअल पे भी जाना है। कॉन्टेक्सचुअल सिनोनिम क्या है? वैसे कोल्ड का मतलब क्या होगा? चिल, ठंडा, बट यहाँ पर कोल्ड का मतलब क्या है? एक्सप्रेशनलेस, इमोशनलेस। ठीक है। The children looked up at him as people look to the sun to tell what time of their life it is. कहते कि बच्चों ने उसकी जानिब ऐसे देखा जैसे लोग वक्त मालूम करने के लिए सूरज की जानिब देखते हैं। His face was cold, उसका चेहरा सर्द था। What's wrong? asked his wife. कहते कि क्या मसला है? उसकी बेगम ने पूछा। Let's get back on the rocket. कहते कि आओ रॉकेट में वापस चलें। Go back to earth? क्या दोबारा ज़मीन पर वापस चले जाएं? Yes, listen, कहता हाँ सुनो। The wind blew as if to flake away their identities. Flake away कहते हैं जी तहलील कर देना, परखचे उड़ा देना। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डेवस्टेट कर सकते हैं। इसको मैं लिख भी देता हूँ। फ्लेक अवे, destroy, destruct, ठीक है। पक्ष उड़ा देना आप उर्दू में लिखेंगे। द विंड ब्लू कहते कि हवा ऐसे चल रही थी एज एफ टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज कहते हैं शनाख्त, फेस आप इसको कह सकते हैं। कहते हैं हवा ऐसे चल रही थी जैसे अभी उनकी शनाख्त की परखचे उड़ा कर रख देगी। एट एनी मोमेंट द मार्शियन एयर माइट ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम। और मरीख की हवा, सोल कहते हैं रूह को, मरीख की हवा किसी भी लम्हे उसके बदन से रूह खींच सकती थी। एज मैरो कम्स फ्रॉम अ वाइट बोन, बिल्कुल ऐसे। मैरो कहते हैं मैरो को कहते हैं गुदा, और वाइट बोन को आप सफ़ेद हड्डी भी कह सकते हैं, नरम हड्डी भी कह सकते हैं। सफ़ेद हड्डी कह लें ज़्यादा बेहतर है। एट एनी मोमेंट द मार्शियन एयर माइट ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम। कहते कि किसी भी लम्हे मरीख की यह हवा उसके बदन से रूह ऐसे खींच सकती थी। एज मैरो कम्स आउट फ्रॉम अ वाइट बोन, जैसे कि सफ़ेद हड्डी से गूदा निकलता है, या मिक भी आप इसको कह सकते हैं। ही फेल्ट सबमर्ज इन अ केमिकल, सबमर्ज कहते हैं डिज़ोल्व, तहलील होना। ही फेल्ट सबमर्ज इन अ केमिकल, केमिकल कहते हैं कीमियाई मादा। मैं लिख देता हूँ। केमिकल कीमियाई मादा। ही फेल्ट सबमर्ज्ड इन अ केमिकल, कहते कि उसने खुद को एक ऐसे कीमियाई मादे में तहलील होता महसूस किया दैट कुड डिज़ोल्व हिज इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट कहते हैं, मैं इधर लिख भी देता हूँ, इंटेलेक्ट कहते हैं विजडम
या सगैसिटी भी इंटेलेक्ट को कहते हैं, विजडम एनालिटिकल एबिलिटी को भी कह सकते हैं। ही फेल्ट सबमर्ज्ड इन अ केमिकल, उसने खुद को एक ऐसे कीमियाई मादे में तहलील होता महसूस किया दैट कुड डिसॉल्व हिज इंटेलेक्ट, जो इसकी अक्ल को तहलील कर सकता था, एंड बर्न अवे हिज पास्ट, और उसके माजी को जला सकता था। दे लुक्ड एट द मार्टियन हिल्स दैट टाइम हैड वॉन विद अ क्रशिंग प्रेशर ऑफ ईयर्स, कहते कि उन्होंने मरीख की उन पहाड़ियों की जानिब देखा। क्रशिंग कहते हैं शदीद के मानों में जो है वो आता है। वोर्न आउट कहते हैं डिस्ट्रॉय, खस्ता हाल हो जाना, ख़राब हालत हो जाना। They looked at the Martian Hills, कहते हैं कि उन्होंने मरीख की पहाड़ियों की जानिब देखा। That time had won, जो जिन्हें वक्त के बेपना बेरहम दबाव ने, क्रशिंग प्रेशर ऑफ ईयर्स, कहते हैं कि जिसे वक्त के बेपना या बेरहम दबाव ने खस्ता हाल बना दिया था। They saw the old cities, उन्होंने पुराने शहर भी देखे। Lost in the meadows, जो कि अपने सब्ज़ाज़ारों में खो गए थे। Lying like children's delicate bones among the blowing lakes of grasses, और वो blowing lakes of grasses इसको लहलहाती घास, ठीक है जी। दे सॉ द ओल्ड सिटीज़, उन्होंने वो पुराने शहर भी देखे। लॉस्ट इन द मीडोज़, जो अपने सब्ज़ाज़ारों में ऐसे खो गए थे, जो अपने सब्ज़ाज़ारों में खो गए थे। लाइंग लाइक चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन्स अमंग द ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास, और वो बच्चों की मासूम हड्डियों के मानन बड़ी बड़ी लहलहाती घास में छुपे हुए थे या पड़े हुए थे। चिन अप हैरी सेड हिज वाइफ, चिन अप इसका मतलब ये नहीं है ठोड़ी ऊंची करो, इसका मतलब है हौसला रखो। ये एक इडियम है, ठीक है, और इसका मतलब होता है कि आप ज़रा अपना दिल गुर्दा हौसला बड़ा रखें। चिन अप हैरी सेड हिज वाइफ, कहते हैं हैरी हौसला रखो, उसकी बेगम ने कहा। इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है। वी हैव कम ओवर 60 मिलियन माइल्स, हम 6 करोड़ मील दूर आ चुके हैं। The children with their yellow hair hollered at the deep dome of the Martian sky. Hollered कहते हैं इसको कहते हैं येल, चिल्लाना, ठीक है। शरीक भी कह सकते हैं, येल भी कह सकते हैं। चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर, कहते हैं कि जर्द बालों वाले बच्चे। हॉलर्ड एट द डीप डोम ऑफ द मार्टिन स्काई, मरीख के आसमान के गहरे गुंबद की जानिब देखकर ज़ोर से चिल्लाए। डीप डोम, गहरा गुंबद, आप इससे पहले जो है डोम पढ़ चुके हैं। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, ठीक है, बटन में। The children with their yellow hair hollered at the deep dome of the Martian sky. कहते कि जर्द बालों वाले बच्चे मरीखी आसमान के गहरे गुंबद की जानिब देखकर ज़ोर से चिल्लाए। There was no answer, कहते कि उन्हें कोई जवाब ना मिला। But the racing hiss of the wind, hiss कहते हैं सरसराहट को, ठीक है। But the racing hiss of the wind थ्रू द स्टिफ ग्रास, सिवाय घास में से तेज़ी से गुजरती हुई हवा की सरसराहट के। देयर वाज नो आंसर, कहते कि उन्हें कोई जवाब ना मिला सिवाय सख्त घास में से तेज़ी से गुजरती हुई हवा की सरसराहट के। ही पिक्ड अप द लगेज इन हिज कोल्ड हैंड्स, इसने अपने सर्द हाथों में सामान उठाया। हियर वी गो, ही सेड, कहते कि आओ चलते हैं। उसने कहा। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द सी, एक ऐसे शख्स की मानद जो कि समंदर के किनारे पर खड़ा हो। रेडी टू वेड इन एंड बी ड्राउन, वेड इन होता है अबूर करना और ड्राउन होता है टू सिंक, डूब जाना।
कहते हैं एक ऐसे शख्स के तौर पर जो समंदर अबूर करने के लिए और उसमें डूब जाने के लिए समंदर के किनारे तैयार खड़ा हो। दे वॉक्ड इनटू द टाउन, वो कस्बे के अंदर चले गए। देयर नेम्स वर बिटरिंग, कहते हैं कि उनके ख़ानदान का नाम बिटरिंग था। हैरी एंड हिज वाइफ कोरा, डैन, लॉरा एंड डेविड, ये हम पहले कर चुके कि इनके नाम क्या थे, हैरी, कोरा, डैन, लॉरा एंड डेविड। दे बिल्ट अ स्मॉल वाइट कॉटेज, कहते कि उन्होंने छोटा सा एक सफ़ेद घर बनाया। एंड एट गुड ब्रेकफास्ट देयर, और वो वहाँ अच्छे खाने खाते, अच्छे नाश्ते। एंड एट गुड ब्रेकफास्ट देयर, और वहाँ अच्छा नाश्ता किया। बट द फियर वॉज नेवर गॉन, लेकिन इनका खौफ कभी भी ख़त्म न हो सका। इट ले विद मिस्टर बिटरिंग एंड मिसेस बिटरिंग अ थर्ड अनबिडन पार्टनर। अनबिडन कहते हैं अनवांटेड, unwelcomed. It lay with Mr. Bittering and Mr. Bittering, a third unbidden partner. Unbidden, uninviting, बिन बुलाया मेहमान, बिन बुलाया साथी। कहते हैं कि ये मिस्टर बिटरिंग और मिसेस बिटरिंग के साथ हर रात बिन बुलाए मेहमान की तरह शामिल रहता। एट एवरी डॉन अवेकनिंग, या फिर हर सुबह की बेदारी के वक्त, मिडनाइट टॉक, आधी रात को होने वाली गुफ्तगू को हम कहते हैं। इट ले विद मिस्टर बिटरिंग एंड मिसेस बिटरिंग, कहते हैं कि ये मिस्टर बिटरिंग और मिसेस बिटरिंग के साथ आधी रात को होने वाली हर गुफ्तगू में और हर सुबह की बेदारी में एक बिन बुलाए मेहमान की तरह मौजूद रहता। आई फेल्ट लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल, क्रिस्टल कहते हैं ज़र्रा, कलम भी कह सकते हैं इसको। ही सेड, कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं कोई नमक का ज़र्रा हूँ इन अ माउंटेन स्ट्रीम, किसी पहाड़ी नदी में। बीइंग वॉश्ड अवे, जो कि मुसलसल तहलील हो रहा है। वॉश्ड अवे धुलने के मानों में यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर वॉश्ड अवे का मतलब है डिज़ोल्व। कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं समंदरी नदी में रखा नमक का कोई ज़र्रा हूँ, नमक की कोई कलम हूँ जो मुसलसल तहलील होता चला जा रहा है। वी डू नॉट बिलोंग हेयर, हम यहाँ से ताल्लुक़ नहीं रखते। वी आर अर्थ पीपल, हम ज़मीन के लोग हैं। दिस इज़ मार्स, और ये मरीख है। इट वॉज मेंट फॉर मार्शियंस, ये मरीख के लोगों के लिए बना था। फॉर हेवन्स सेक कोरा, लेट्स बाय टिकट फॉर होम, कहते हैं कि खुदा के लिए कोरा, घर वापसी के लिए टिकटें ख़रीदे। अब यहाँ पर मैंने आपको स्टार्ट ही में बताया था कि जो हैरी है वो क्या है, वो फाइटर है, वो वापस जाना चाहता है, उसे अपनी ज़मीन से बहुत मोहब्बत है, ठीक है, उसे अपने घर से, अपनी मदरलैंड से जो है वो बहुत प्यार है। लेकिन अब आगे कोरा का जवाब सुनिएगा। बट शी ओनली शूक हर हेड, शूक हम पहले भी कर चुके, बटन में दो तरह के सर हिलाना होता है, एक होता है असबात में सर हिलाना, ठीक है, हाँ में, और एक होता है नफ़ी में। शूक क्या होता है, नफ़ी में सर हिलाना। बट शी ओनली शूक हर हेड, लेकिन उसने महज नफ़ी में अपना सर हिलाया। वन डे द एटम बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ। अब यहाँ पर जो फिक्स है ये ईडियम है। यहाँ पर फिक्स का मतलब ये नहीं है फिट कर देना, यहाँ पर फिक्स का मतलब है बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देना। अब ये फ़िक्स कब इस्तेमाल होता है, ये फ़िक्स उस सूरत में इस्तेमाल होता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा ख़राबी हुई हो, तबाही हुई हो, और आप क्या करें, उसको मुकम्मल ही मामले उसका ख़त्म ही कर दें कि यार इस मुसीबत से जान छुड़ा लेनी बेहतर है, उसको हम कहते हैं फ़िक्स समथिंग आप, ठीक है, कि किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देना। तो वो कहते हैं कि जो ज़मीन पर जंग हो रही है ना, मैंने पहले आपको बताया था कि ज़मीन पर ऑलरेडी देयर इज़ वॉर, तो वो जो जंग हो रही है उसके नतीजे में कोरा की परसेप्शन ये है कि एक दिन आएगा कि ये ज़मीन क्या होगी, मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी, न्यूक्लियर वेपन चलेंगे, और न्यूक्लियर वेपन्स के वजह से जो है ये दुनिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग बहुत से लोग ये साइंस फिक्शन को इंटरेस्ट नहीं लेते इसमें कि पता नहीं क्या, ये ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। देखिए, जो चीज़ें अभी तक हुई नहीं होती ना, वो हमारे लिए फ़िक्शन होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फ़िक्शन हमेशा फ़िक्शन ही रहती है। वो फ़िक्शन कभी ना कभी ज़िंदगी में हकीकत का रूप धार के सामने भी आती है। मिसाल के तौर पर आज से अगर 50 साल 100 साल पीछे चले जाएं तो चाँद पे जाना या चाँद को देखना, उस वक्त अगर कोई राइटर ये लिखता कि इंसान चाँद पे जा रहे हैं तो वो क्या होती, वो फ़िक्शन होती, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं
कि इंसान क्या है, इंसान चांद पर रिपीटली जा चुका है, बल्कि चांद से आगे भी जो है वो हम जाने के जो है वो चक्करों में है, कुछ तो बल्कि हमारी सैटेलाइट्स कुछ मिशन जो है वो लैंड कर भी चुके हुए हैं, ठीक है। तो ये अभी फिक्शन है, हो सकता है आपकी मेरी ज़िंदगियों में जो है यही स्टोरी जो है वो फिक्शन ना रहे और वाकई ये पॉसिबल हो जाए कि हम लोग मरीख पर या किसी दूसरे सैयारे पर जो है वो जाके रहने के काबिल हो जाएं, या खुदा न खास्ता वाकई ज़मीन पे इस तरह की जंग छिड़ जाए, क्योंकि आपको पता है कि थ्रू आउट अब पूरी दुनिया जो है एक तरह से कह लें कि जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे एटॉमिक पावर्स हैं। सो खुदा न खास्ता अगर कोई एटॉमिक वार होती है तो ये कहानी जो इस वक्त हमें फिक्शन लग रही है, ये कहानी इट कैन बी अ रियल स्टोरी, ठीक है। तो वो अब आगे कहते कि वन डे द एटम बम विल फिक्स द अर्थ, कि एक दिन एटम बम ज़मीन को तबाह बर्बाद कर देगा, देन विल बी सेफ हियर, तब हम यहाँ महफूज होंगे। और यही वो फियर है जिसकी वजह से वो ज़मीन को छोड़ के 6 करोड़ मील दूर गए हैं, ठीक है। बिकॉज उन्हें लग रहा था कि ज़मीन में क्या होगा, ज़मीन में तबाही आ जाएगी, एटम बम इसको तबाह बर्बाद कर देगा। तो हम इस तबाही से बचने के लिए क्या करते हैं, हम इस तबाही से बचने के लिए इस ज़मीन को छोड़कर मरीख चले जाते हैं। देन विल बी सेफ हियर, कहते हैं कि फिर हम यहाँ महफूज होंगे, सेफ एंड इनसेन, कहते हैं कि महफूज मगर पागल। इनसेन जो है वो कहते हैं इनसेन कहते हैं मैड को, ठीक है, कोई ऐसा शख्स जो कि बिल्कुल अपनी आपे से जो है वो मुकम्मल तौर पर बाहर हो। कहते हैं सेफ एंड इनसेन, महफूज मगर पागल। नॉनसेंस, मिस्टर बिटरिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडोज़, कहते हैं कि ये बिल्कुल अहमकाना है, फजूल बात। मिस्टर बिटरिंग ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, क्लीन साफ़ सुथरे और डिसेंट महज़ब। वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, कहते हैं कि हम बहुत साफ़ सुथरे और महज़ब लोग हैं। ही लुक्ड एट हिज चिल्ड्रन, अब फिर दोबारा हमने बटन में किया था कि लुक, ग्लेयर, स्टेयर, इन सब के लिए क्या यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं। He looked at his children, उसने अपने बच्चों की जानिब देखा। All dead cities have some kinds of ghost in them. Ghost कहते हैं भूत, ठीक है, बदरूहें, evil spirits आप उसको कह सकते हैं। All dead cities, अब यहाँ पर dead का मतलब मुर्दा नहीं है, यहाँ पर dead का मतलब है तबाह हाल, ठीक है, devastated, destroyed। कहते हैं कि तमाम तबाह हाल शहरों में किसी न किसी तरह के भूत होते हैं। Memories I mean, मेरा मतलब है कि यादें। He stared at the hills, कहते कि उसने पहाड़ियों की जानिब गौर से देखा। You see a staircase and you wonder, अब यहाँ पर wonder का मतलब क्या है wonder का मतलब है imagine, visualize, ठीक है, चीज़ों को देखना। You see a staircase and you wonder, कहते हैं कि आप एक सीढ़ी देखते हैं and you wonder, और ये सोचते हैं what Martians look like climbing it, कि मरीख के लोग इस सीढ़ी पर चढ़ते कैसे लगते होंगे। You see the Martian paintings, आप मरीख की तस्वीरें देखते हैं या मुसव्वरी देखते हैं and you wonder, और आप ये सोचते हैं what the painter was like, कि इसका मुसव्विर कैसा था। You make a little ghost in your mind, आप अपने जहन में एक छोटा सा, अब एक इसके लिए एक बड़े अच्छा वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं घोस्ट के लिए, भूत की बजाय अगर आप यहाँ पर वाहिमा यूज़ कर ले तो वो बहुत ही अच्छा वर्ड है। You make a little ghost in your mind, कहते कि आप अपने जहन में एक छोटा सा वाहिमा पालते हैं। अ मेमोरी, एक छोटी सी याद। इट्स क्वाइट नेचुरल, ये बिल्कुल फितरी अमल है। इमेजिनेशन, ये तख़य्युल है। तख़य्युल भी मैं आप बच्चों के लिए लिख देता हूँ। तख़य्युल ख्याल को कहते हैं। इट्स क्वाइट नेचुरल, ये बिल्कुल फितरी है। इमेजिनेशन, तख़य्युल। ही स्टॉप्ड, वो रुका। यू हैवंट बीन प्राउलिंग अप इन दोज रून्स
हैव यू, रून्स कहते हैं, डिस्ट्रॉयड एरियाज़ को हम कहते हैं, ठीक है, रिमेन्स को भी आप कह सकते हैं, मैं लिख भी देता हूँ इधर, ठीक है, उर्दू में आप इसको कहते हैं खंडरात। यू हैवन बीन ट्रैवलिंग अप इन दोज रून्स। अब ये जो उसने कहा है ना, ये ज़रा समझ लें, इसकी पंक्चुएशन समझ लें। यू हैवन बीन ट्रैवलिंग अप इन दोज माउंटेन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इनमें घूमते फिरते तो नहीं रहो। ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवलिंग का भी बल्कि आपके लिए लिख दूं, ट्रैवलिंग कहते हैं मूविंग, एक वर्ड आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं रोमिंग, ठीक है। तो ये वो ये नहीं कह रहा कि तुम इनमें घूमते नहीं रहे, वो उनसे पूछ रहा है कि कहीं घूमते तो नहीं रहे। यू हैवन बीन ट्रैवलिंग अप इन दोज जोन्स, हैव यू, आगे क्वेश्चन मार्क है, कहते कि तुम इन खंडरात में घूमते फिरते तो नहीं रहे, है ना। नो पापा, डेविड लुक्ड एट हिज शूज, नहीं अब्बा जान, डेविड ने अपने जूतों की तरफ देखते हुए कहा। सी दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम, कहते कि ख्याल रहे, सी का मतलब यहाँ पर है ख्याल रहे, देखो, वार्निंग के अंदाज में कहते हैं खबरदार, ठीक है। यहाँ पर सी उस कंटेक्स्ट में नहीं है, देखने के मानों में नहीं है, यहाँ पर है खबरदार रहने के मानों में, ख्याल रखने के मानों में। सी दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम, देखो तुम इनसे दूर ही रहना। पास द जैम, ठीक है। अब ये एक गलती बहुत सी जगहों पे आपको मिलेगी। पास द जैम है ठीक है। ये पास द जैम बहुत सारी जगह पर लिखा हुआ है मुरब्बा मेरी तरफ बढ़ाओ। ये मुरब्बा नहीं बढ़ाना आपने, ठीक है, मुरब्बा नहीं बढ़ाना, ठीक है। मुरब्बा मेरी तरफ बढ़ाओ, कोई नाश्ता नहीं हो रहा यहाँ पे, कोई खाने नहीं चल रहे। वो क्या कह रहे हैं, ये ईडियम है, पास द जैम, ठीक है, ध्यान से सुन लें, ठीक है। बहुत सारे नोट्स में ये गलत इसकी ट्रांसलेट किया हुआ है इसको, तो आप इसको ज़रा देख लें कि इसका मतलब है मुश्किल वक्त को हौसले से, बस ये किसी ना किसी तरह जो है, जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त जो है वी आर पासिंग द जैम बिकॉज ऑफ कोरोना, ठीक है, कि हम कोरोना के दिनों में क्या कर रहे हैं, बहुत मुश्किल अपना टाइम पास जो है वो कर रहे हैं। ये जैम वो वाला जैम नहीं है, ये जैम स्टक होने वाला जैम है, जिसको हम जैसे कहते हैं ना ट्रैफिक जैम, ठीक है। तो ये वो वाला जैम है कि हम इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, इस मुश्किल दौर को, इस मुसीबत को क्या करो, इस मुसीबत को तुम गुजारो, पास द जैम, ठीक है, मुश्किल वक्त को इस्तकामत से गुजारो। वो और आपको स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में भी आइडिया हो रहा है, ठीक है, कि आप देखें कोई नाश्ता, कोई खाने पीने की चीज़ तो नहीं हो रही ना वहाँ पे, ठीक है। तो पास द जैम तो कि नहीं बनता कि जी मुरब्बा मेरी तरफ बढ़ाओ, ये नहीं है। यहाँ पर उसका मकसद क्या है, यहाँ पर उसका मकसद है पास द जैम मीन्स कि आप इसको ये जो मुश्किल वक्त है उसको कह रहा है कि घूमना फिरना नहीं है, तुमने इधर उधर नहीं जाना, बस चुप करके सब्र के साथ छुप छुपा के जो है अपना ये मुश्किल वक्त जो है इसको गुजारें। ठीक हो गया जी। यहीं पर हम अपना आज का लेक्चर वाइंड अप करें, कल इंशाल्लाह यहीं से हम अपना लेक्चर जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चे, बहुत शुक्रिया, जीते रहें।